मैंने इसको रिकॉर्ड, ठीक है जी। तो ये के रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। हाउ मच टाइम नीड टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील होने में कितना टाइम लगा? हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाउ मच टाइम द रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग एंड how much time required for the combustion. And no doubt combustion reaction they proceed in second or nanosecond, and while the rusting photosynthesis they need the longer time as compared to the combustion reaction, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो हमारे सामने ये एरो दिया गया है, इस तरफ जो रिएक्शन 11 सेकंड में हो रहा है वो फास्टेस्ट रिएक्शन है। जो रिएक्शन ज्यादा टाइम ले रहा है यानी कि 2 दिन ले रहा है, वो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन में इंक्लूड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम में। अगर किसी का टाइम ज्यादा है तो वो रिएक्शन बहुत देर से प्रोसीड हो रहा है, और अगर किसी का टाइम कम है तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्या हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक को देखकर पता कर सकते हैं रिएक्शन की स्पीड का? अगर हमको दोनों में से किसी एक का पता चल जाए तो हम दूसरे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को कंज्यूम होने के लिए 5 सेकंड लगे, ठीक है, तो इसी रिएक्शन के प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लगा? तो इसका जवाब क्या होगा? 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड रिएक्टेंट को कंज्यूम होने के लिए लगे तो प्रोडक्ट को बनने के अंदर टाइम भी कितना लगा? 5 सेकंड। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट हमेशा यूज होते हैं, यूज अप होते हैं, कंज्यूम होते हैं, और प्रोडक्ट हमेशा बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, वैसे तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, मगर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आइडिया देने के लिए एग्जांपल यहाँ पर रखी है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट नया बनता है, ठीक है, मगर अभी हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। आप देख सकते हैं सॉलिड आइस जो है वो लिक्विड वाटर में तब्दील हुई, ठीक है। मेरा एक सवाल है, तमाम स्टूडेंट ध्यान रखना। द सॉलिड आइस चेंज इनटू द लिक्विड वाटर। सॉलिड इट टेक्स 5 मिनट्स टू मेल्ट, ठीक है। आइस को मेल्ट होने के लिए 5 मिनट लगे। आप बताएंगे कि लिक्विड वाटर को बनने के लिए कितना टाइम लगा? हाउ मच टाइम ये के नीड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड। लिक्विड को बनने में कितना टाइम लगा? सॉलिड को ये के पिघलने के लिए तो 5 मिनट लगे, तो लिक्विड को बनने का टाइम कितना होगा? 5 या 2.5 या 10 मिनट्स? जी, कोई बताएगा? 5 5 मिनट्स। 5। बल्कि अगर आप ये कहें तो फाइव ज्यादा मिनट बेहतर है, वही टाइम लगा जो सॉलिड को मेल्ट होने में लगा, ठीक है। तो हम रिएक्टेंट का कंज्यूम होना और प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होना, दोनों का टाइम क्या होता है? सेम होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज अप इन पर यूनिट टाइम, कि कितना टाइम लगा रिएक्टेंट को कंज्यूम होने के लिए, यूज होने के लिए। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। हम इसको मजीद बेटा आसान करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज अप। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, ठीक है, एंड पर यूनिट टाइम, के कितने टाइम में रिएक्टेंट कंज्यूम हुए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ साथ हम प्रोडक्ट से भी अंदाजा कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन पर यूनिट टाइम, के प्रोडक्ट के बनने में कितना टाइम लगा। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये आप बेटा देख सकते हैं कि आपके सामने एक मतलब फिर मैंने ग्राफ को इंडिकेट किया है, क्योंकि एमडी गेट में ऐसे ग्राफ देखकर आपसे एमसीक्यूज किए जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइन कंसंट्रेशन को शो कर रही है, और ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ठीक है।
जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और रिएक्शन चलता गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती गई, टाइम बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती गई। अच्छा, उसी टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो शुरू में जीरो थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, जैसे टाइम इंक्रीज होता गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती गई इन पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ साथ। ठीक है बेटा, स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे आप बताएंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हम यहां से ऑब्टेन करेंगे। अब मुझे बताएं, देखें, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर। मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन का मतलब क्या? अगर मेरे पास एक गिलास पानी है, मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, मेरे पास अमोनिया गैस है, तो बेटा ये कंसंट्रेशन है। और नो डाउट इसको अगर तोलेंगे तो मोल में ही आएगा ना। और अगर इसको किसी एक एरिया, इसको किसी जगह रखेंगे, वो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? डेसीमीटर क्यूब। ये याद रखें तमाम स्टूडेंट, कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। बेटा माइक बंद करें, अभी कुछ बच्चों के माइक अभी भी ऑन है, ठीक है, वरना मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा। तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब बाकी बचा टाइम का। टाइम का यूनिट कोई बताएगा? अब्दुल गफूर, अहमद, अब्दुल्ला। सेकंड सेकंड सेकंड। सेकंड से टाइम का। सेकंड। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। मगर यहाँ आपको पता है कि टाइम जो है वो अपान में लिखा है, तो हम कहेंगे पर सेकंड। क्या कहेंगे? पर सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट हमको पता लगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब मोल के बाद जो डेसीमीटर क्यूब आता है वो भी पर में आएगा, और सेकंड भी किस में लिखेंगे? पर में। तो द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मैंने बेटा आपको सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताया नहीं है, बल्कि आपको समझा दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो है वो क्या होता है और किस तरीके से इसको हम ड्राइव ये के करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। कोई मुझे बताएगा आप में से, अभी मैंने ये स्लाइड पूरी डिस्प्ले नहीं की है, कि नेगेटिव साइन हम कब देंगे और पॉजिटिव साइन हम कब देंगे? दो साइन होंगी, एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन। मैं आपके सामने दो ऑप्शन रख रहा हूं। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, या और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पहले मुझे बताओ, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तब हम साइन कौन सी देंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव साइन। नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव क्यों दे रहे हैं? क्या इसके बिहाइंड साइंस आ रही है कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट? वैसे जवाब सामने लिखा हुआ है जी। मतलब वो कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही क्योंकि है तो नेगेटिव साइन रिएक्टेंट आ की रहा है। कंसंट्रेशन कम हो रही है, और कम को हम माइनस से शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट की जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बेटा उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद आपको लिखना है प्लस। अब आप कहेंगे सर ये dx अपॉन dt क्या है? ठीक है, dx का मतलब है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt का मतलब है स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, अब हमने इंग्लिश में मुकम्मल सेंटेंस लिखने की बजाय इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। जो इससे पहले मैं बार बार लिख रहा था कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, बट वेरी शॉर्टली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx अपॉन dt। ठीक है, मतलब स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन स्मॉल चेंज ऑफ टाइम। और पॉजिटिव का मतलब क्या? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर ये ऊपर नहीं लिखा हो तीन चार लाइन और सिर्फ ये पॉजिटिव साइन हो, तो आप समझ लें ही इज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट की बात इंक्रीज द है। कंसंट्रेशन। एंड इंक्रीज किसकी होती है कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। ठीक है, और ये देखें मैंने इसको मुकम्मल फॉर्म में भी लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन एंड पर यूनिट टाइम। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट। द नेगेटिव साइन इंडिकेट ए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड ऑलवेज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर बेटा हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको dx अपॉन dt के साथ जो साइन लिखनी है वो नेगेटिव। अगर आपने नेगेटिव साइन लिख ली तो हर कोई समझ जाएगा कि वो बात किसकी कर रहे हैं? रिएक्टेंट की। द कंजप्शन ऑफ द रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम।
एंड अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट यूज अप, जो भी आप अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कम हो जाना। ठीक है, हम अपने डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हैं। एंड नाउ द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, आपने जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा वेलोसिटी, यहाँ हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की स्पीड। ठीक है, द फास्ट रिएक्शन इज डिफाइंड एज विच आर कंप्लीटेड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल। बेटा वो रिएक्शन जो सेकंड में हो जाए, मैं शॉर्ट के माने ऐसे बताता हूं, वो रिएक्शन जो कि सेकंड में हो जाए, नैनो सेकंड में हो जाए, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फास्ट रिएक्शन। ठीक है, मुझे एक एक एग्जांपल आप बताएंगे कोई ऐसा रिएक्शन जो कि सेकंड और नैनो सेकंड में हो जाए। कोई भी स्टूडेंट बताएगा, अपना नाम बताए और फिर उसके बाद एक एग्जांपल मुझे बताता जाए वन बाय वन। जी, फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल। सर फायर वर्क। जी हाँ, ठीक है। सर अब्दुल गफूर सर, जब सोडियम को वाटर से रिएक्ट हाँ करवाते हैं तो बिल्कुल वो। सही है, बहुत सही है। जब हम सोडियम को पानी में ऐड करते हैं तो एक बहुत ही तेज रिएक्शन होता है, ये एक फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, और इसके अलावा दो एग्जांपल तो बताई स्टूडेंट ने, शाबाश। फास्ट रिएक्शन की कोई और एग्जांपल, ताकि मैं देखूं कि आप स्टूडेंट, अब्दुल्ला आप भी ज्वाइन हो। अब्दुल्ला, ठीक है, कोशिश करें फास्ट रिएक्शन की। सर ऑल कंबशन रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शन। ठीक है अब्दुल गफूर, आप रिपीट कर रहे हो, कुछ तो छोड़ दो बाकी स्टूडेंट के लिए। हाँ, तमाम कंबंशन रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शंस होते हैं, तमाम जो कंबंशन रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको प्रोसीड करते हैं हम अपने लेक्चर को। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली, जो बहुत ही जल्दी हो जाए, लम्हे में हो जाए। अच्छा, फास्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, ये टॉपिक बेटा आगे आने वाला है, मगर अभी क्योंकि मैं इसको सेकंड में तो नहीं समझा सकता, बस यूं समझ लें फास्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है। मतलब फास्ट रिएक्शन को एक्टिव करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो पहले ही खुद तेज होते हैं। ठीक है, तो आप यूं समझ लें उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो फास्ट रिएक्शन आर कंप्लीटेड वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और दे टेक प्लेस ये के इंस्टेंटेनियसली, एंड दे हैव लो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये वो रिएक्शन भी होते हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो सेकंड और नैनो सेकंड में ये के कंप्लीट हो जाते हैं। इनको हम फास्ट रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराना, और जैसे अभी अब्दुल गफूर ने एग्जांपल दी, सोडियम को पानी में ऐड कर ये के ऐड करना। आपको पता है हम सुई गैस को जलाते हैं, जितने भी बर्निंग के कंबंशन के रिएक्शन है, दे ऑल आर फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन वो होते हैं, दे प्रोसीड टू टेक द लॉन्गर टाइम टू प्रोसीड, दे आर नोन एज ए स्लो रिएक्शन। जैसे कि, हाँ चलो मैं नहीं यहाँ लिखता एग्जाम्पल, कोई बताएगा स्लो रिएक्शन की एग्जाम्पल, ऐसे रिएक्शन जो प्रोसीड होने के लिए ज्यादा टाइम लेते हैं। शाबाश। डाइजेशन। जैसे कि, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इट टेक द लॉन्गर टाइम, काफी वीक लगते हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए। और इसके अलावा, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो भी एक फास्ट रिएक्शन नहीं है, एक स्लो रिएक्शन है, इसको ज्यादा टाइम लगता है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यही एग्जांपल आपने बच्चों ने बताई, द रस्टिंग ऑफ Sir, rotting आयरन, of द fruit. फायर, द फॉर्मेशन ऑफ द डायमंड, इट टेक द लॉन्गेस्ट टाइम टू प्रोसीड। ठीक है, डायमंड का जो बनना होता है वो भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और बेटा इससे, इसके साथ साथ रेडियो एक्टिव जो डिके होता है, ये एमसीक्यूज है सारे, ये एंटी टेस्ट में आ सकते हैं। रेडियो एक्टिव डिके क्या है, तो आप बताएंगे ये एक स्लो रिएक्शन है। अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि ना तो सेकंडों में होते हैं, जैसे कि बर्निंग का है, कंबंशन का है, ना ऐसे होते हैं दे टेक द लॉन्गर टाइम, मींस के काफी मंथ लगे, मगर कुछ टाइम में हो जाते हैं, कुछ मिनट में हो जाते हैं, कुछ घंटों में हो जाते हैं, तो उसको हम तीसरी कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, दे आर नोन एज ए मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, these chemical reaction they proceed in moderate time period, and few hours or few minutes they are known as a moderate reaction, just like the hydrolysis of the ester। जब हम ईस्टर को पानी में हल करते हैं तो ये कुछ मिनट लेता है, कुछ मिनट में ये रिएक्शन होता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वाइन, ठीक है, शराब जो बनती है, वाइन जो बनती है, ये कुछ इसमें आवर्स लगते हैं इसको प्रोसीड होने के लिए, तो ये रिएक्शन जो है ये उस कैटेगरी में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर पहले इस चीज को समअप कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा हमने नहीं पढ़ा है, हमने तीन चार चीजों पे बात की है। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। इसके ग्राफ पे बेटा हमने बात की है, इसके ग्राफ पे हमने बात की है। उसके बाद रिएक्शन की तीनों किस्में मैंने आपको बताई हैं, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, ये टॉपिक रेट ला है, मगर अभी हम कुछ ये के दिनों पहले एक टॉपिक ला ऑफ मास सेक्शन पढ़ के आए थे। ये स्टेटमेंट बेटा आपको जैसी लगेगी, मगर थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, और इस पे एमसीक्यूज बनते हैं, इसको ध्यान से आप समझना। इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, मगर हम आज इसकी स्टेटमेंट पे बात करेंगे कि रेट ला की स्टेटमेंट क्या होती है, रेट इक्वेशन लिखते कैसे हैं, मैं उसका तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, रेट लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मैं इसको मजीद आसान कर देता हूँ, मैं इसको मजीद ऐसे आसान करता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की तादाद पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, कितनी उसकी मोलर कंसंट्रेशन है। जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और तकरीबन यही बात हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी पढ़ी थी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस। ठीक है, ऐसे ही था। अच्छा, अब बेटा इसकी इक्वेशन को समझना, ये एरो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इस एरो से इंडिकेट कर रहा हूं, इस एरो से ये एक रिएक्टेंट है, मैंने एरो से इंडिकेट किया। कोई बताएंगे ये मैंने किस रिएक्टेंट को इशारा कर रहा हूँ, ये क्या है रिएक्टेंट? ए और बी। ये ए है, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, बी है। ठीक है, अच्छा, नहीं, ए और बी की जितनी ज्यादा तादाद बढ़ेगी, रिएक्शन की स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, मतलब इस पूरी स्टेटमेंट में, एक्सप्रेशन में हमारा ध्यान जो है वो रिएक्टेंट पे होगा, प्रोडक्ट पे होगा ही नहीं। मैंने प्रोडक्ट का नाम ही नहीं लिखा, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिख के बात ही अपनी खत्म कर दी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कि रिएक्टेंट कितने हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुने बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। मैंने ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट में ए और बी को बंद कर दिया। अगर हमने ए और बी को कैपिटल ब्रैकेट में रख दिया तो इसको अब सब एक्टिव मासेस कहेंगे। ठीक है, और ये एक्टिव मासेस किसके हैं, रिएक्टेंट के। आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो उसकी जगह इक्वल साइन लगाते हैं। मैंने इक्वल साइन के बाद क्या लगाया, के। ठीक है, और ये dx अपॉन dt इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। चाहे तो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख दें, चाहे आप dx अपॉन dt लिख दें। ठीक है, अब मुझे इन सब के बारे में बताएं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, जिसको भी आंसर आए वो मुझे बताते जाए। बेटा कोई बताएगा कि dx अपॉन dt का मतलब क्या है? वैसे अभी बताया भी है मैंने, dx अपॉन dt का मतलब क्या है यहाँ पर, रेट रेट ऑफ ऑफ रिएक्शन। concentration by the time. रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, dx अपॉन dt मींस रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम। कोई बताएगा ये जो ब्रैकेट के अंदर ए और बी को इनक्लोज किया गया है, इनको क्या बोलेंगे? Reactants. बहुत सही कहा, एक्टिव, रिएक्टेंस। एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। आप इनको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ रहा है, ये जो के है ये क्या है? Constant. अगर आपने इसको Constant. कांस्टेंट, कांस्टेंट। अगर आपने इसको कांस्टेंट बोला तो ये जवाब तो सही है, मगर ज्यादा सही नहीं है। इसका एक खास नाम है, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। इसको क्या नाम देंगे, रेट। रेट कांस्टेंट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन में ये और लिखा हुआ है तो रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब रेट कांस्टेंट, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो मैंने लिखी है जिसको एरो से मैं इंडिकेट कर रहा हूं ऐसे करके, इस इक्वेशन को नाम देते हैं रेट इक्वेशन। अगर आपसे कोई कहे कि रेट इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो आपको प्रोडक्ट बेटा नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ ब्रैकेट में रिएक्टेंट को लिखना है। पहले लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, फिर लिखना है इक्वल साइन, फिर लिखना है रेट कांस्टेंट के, और जो भी रिएक्टेंट हैं उनको कैपिटल ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये आपने रेट कांस्टेंट की इक्वेशन लिख ली। ठीक है, के का यूनिट कैसे लिखा जाता है इस पे बात करेंगे बाद में। बहरहाल ये कहलाती है रेट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, where k is known as the rate constant and it is defined as the ratio of the between rate of variation। ठीक है, आप देख सकते हैं ये k क्या है, यही बता रहा है कि रेशियो है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, dx अपॉन dt का, और किसका है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। ये मोलर कंसंट्रेशन, इसका मल्टीपल, ये इनका रेशियो अगर निकालो तो वो फिर क्या निकलता है, रेट कांस्टेंट निकलता है। ठीक है, अब मजीद थोड़ा सा इसको ये के डिस्कस करेंगे।
चलें, बहरहाल ये टॉपिक अभी डिटेल में आएगा। मैं क्लास को अभी यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी और फिर उसके बाद मजीद जो टॉपिक है फिर हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। वो तमाम स्टूडेंट जो आज की क्लास में मौजूद हैं वो बेटा अपने चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस देंगे, ठीक है, ताकि इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि वो क्लास उनकी आज वो मौजूद हैं, ताकि जब कभी टेस्ट लिया जाए तो वो फिर ये नहीं कि सर हमने तो क्लास ही नहीं अटेंड की है। मेरे पास अटेंडेंस का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। चैट बॉक्स में आप अपनी अटेंडेंस आपको देनी है। अब्दुल्ला अहमद, ठीक है जी, मौजूद हैं। शामजे और अब्दुल गफूर, अलिशबा, ठीक है। चलें, बहरहाल ये ओके। क्लास मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो मैं अभी कुछ देर में आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। बाकी क्लास हम का यहीं से स्टार्ट करेंगे। कल एकेडमी में मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।